Now we'll see how the company rules expands. तो कंपनी ने इंडिया में अपना रूल कैसे एक्सपेंड किया. सी नाउ व्हेन वी एनालाइज, यानी कि जब हम सब चीज़ें देखें जो जो हो रही थी, तो ये जो प्रोसेस है एनेक्सेशन का, यानी कि अपने कंट्रोल में लेना इंडियन स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रॉम 1757 टू 1857, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इमर्ज होते हैं. जैसे कि कंपनी डायरेक्टली कोई मिलिट्री अटैक करके किसी भी टेरिटरी को अपने कब्ज़े में नहीं करती थी, बल्कि वो क्या करती थी, बहुत ही वास्ट एरियाज़ में, जैसे कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और डिप्लोमेटिक मेथड से वो अपना इन्फ्लुएंस बनाती थी. फिर बाद में वो इंडियन किंगडम को टेक ओवर करती थी. तो हियर वी कैन सी, तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वे था उनका किसी भी एरिया को या टेरिटरी को अपने अंडर करने का. अभी आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सार, ये जो सेकेंड बैटल था, फर्स्ट बैटल था बैटल ऑफ प्लासी, अब ये जो सेकेंड बैटल है बैटल ऑफ बुक्सार, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, रेसिडेंट्स अपॉइंट किए इंडियन स्टेट्स में, यानी कि लोगों को, जो ब्रिटेन के लोग हैं उनको अपॉइंट किया और इंडियन स्टेट्स में उनको रहने के लिए बुलाया, रेसिडेंट बनाया. और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल या फिर कमर्शियल एजेंट्स की तरह जॉब दिया, ताकि वो जो कंपनी है उनको फेवर कर सके. यहाँ पे वो काम तो करेंगे, लेकिन काम करेंगे कंपनी के लिए ना. अभी ये जो रेसिडेंट्स थे, इनके ज़रिए कंपनी क्या करती थी, इंडियन स्टेट्स के जो जितने भी अफेयर्स थे, पॉलिटिकल, ट्रेड या फिर किसी भी रिलेटेड फील्ड में, वो लोग इंटरफेयर करने लगते थे. नाउ दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन. तो यहाँ तक उन्होंने अभी कब्ज़ा करने की कोशिश की कि अगर कोई राजा है तो उसका सक्सेसर कौन बनेगा, एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड एज एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट पर कौन बैठेगा ये भी वही डिसाइड करते थे. समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस. Now, according to the terms of the alliance, Indian rulers are not allowed to have their independent armed forces. अभी सब्सिडरी अलायंस यानी कि उन्हें अलायंस यानी कि एक ग्रुप समझौता करने वाला. तो अगर किसी कंपनी अगर स्टेट्स केस में इंटरफेयर करती तो क्या करती थी, किसी भी स्टेट को फोर्स करती थी सब्सिडरी अलायंस के लिए, ताकि जो रूलर्स हैं अपनी खुद की सेना या फिर आर्मी बना नहीं सके, वो मर्ज हो जाती थी. नाउ दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी. नाउ दे वर meant to be protected by the company, and they had to pay subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया था कि जो स्टेट्स हैं, जो राजा है, वो अपने खुद के आर्मी और सोल्जर्स नहीं रख सकता है. तो जो भी सोल्जर्स होंगे वो हम जो भी प्रोटेक्शन होगा वो कंपनी उन्हें देगी, और कंपनी उन्हें प्रोटेक्शन दे इसके लिए उन्हें कंपनी को सब्सिडरी पे करनी पड़ती थी. अभी ये कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन. अभी ये सब्सिडरी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए ये पेमेंट राजाओं से वसूला जाता था. इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट, अगर किसी कारण ये पेमेंट इंडियन रूलर्स नहीं कर पाए, देन दैट पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी. तो उनके राज्य का वो हिस्सा एज पेनल्टी छीन लिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. तो ये दो एग्जाम्पल्स दिए जहाँ पे नवाब ने अपनी आधे से ज़्यादा टेरिटरी कंपनी को दे दिया एज पेनल्टी. Now we will talk about a very important figure in Indian history. He is Tipu Sultan. He is also known as the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore.
अभी ये स्टेट का एग्जाम्पल देख के हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि कंपनी कैसे डायरेक्ट मिलिट्री फोर्सेस यूज़ करने पे मजबूर हो गए जब उन्हें खतरा लगा। अब ये खतरा किस जगह से था, एक एग्जाम्पल दिया है इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर से। Now Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali from 1761 to 82 and his famous son Tipu Sultan who ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. तो कंपनी यहाँ से काली मिरी और इलायची लेती थी। Then in 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. और टीपू सुल्तान ने 1785 में ये सारा ट्रेड जो था कंपनी के साथ बंद करवा दिया और वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने से रुका दिया। He also established a close relation with the French in India and modernized his army with their help. तो उन्होंने टीपू सुल्तान ने फ्रेंच जो थे इंडिया में उनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया और अपने आर्मी को मॉडर्नाइज किया, मतलब वेल इक्विप कर दिया। द ब्रिटिश वॉज फ्यूरियस, तो ब्रिटिश एकदम गुस्से में आ गई थी। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, तो अभी ब्रिटिशर्स जो थे वो देख रहे थे कि हैदर और टीपू जो थे बहुत ही एम्बिशियस थे, एरोगेंट थे, यानी कि किसी की सुनने वाले नहीं थे और बहुत ही खतरनाक थे उनके लिए। नाउ दे वर रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड, तो ये लोग ऐसे रूलर्स थे जिनको हमें कंट्रोल में रखे या फिर उनको क्रश करना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल पावर से हटाना पड़ेगा। 4 वॉर्स वर फॉट विथ मैसूर, 4 बैटल्स लड़े गए थे in 67, 69, 80 to 84, then 90 to 92 and then in 1799. Only in the last, the battle of Serengapatnam did the company ultimately win a victory. तो ये जो लास्ट बैटल था उसमें सेरंगीपट्टनम में कंपनी जीती। टीपू सुल्तान was killed defending his capital सेरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान उस बैटल में मारे गए थे। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट, तो वहाँ का जो डायनेस्टी है वो वोडियार्स को दे दिया गया था और वहाँ पे भी सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया गया था। इन द बिगिनिंग आई हैड टोल्ड दैट हैज़ द सुल्तान्स वर देयर, मुगल्स वर देयर, like that even many other rulers were there who ruled India, and one were the Marathas also who were very famous during that time. तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है उनका वॉर मराठास के साथ भी हुआ था। See, from the late 18th century the company also sought to curb eventually destroy the Maratha power, क्योंकि मराठा पावर भी बहुत फॉर्म में थी उस वक्त, तो वो चाहते थे कि मराठास को भी डिफीट करें। तो with their defeat in the third battle of Panipat in 1761, Maratha dream of ruling the Delhi was shattered. तो जब मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार गए तब उनका जो ड्रीम था, ख्वाब था कि दिल्ली से वो पूरा इंडिया को रूल करे, वो ख़त्म हो चुका था। देन दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, तो ये जो था अभी पूरा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, अलग अलग सरदार के हिस्से में देके, जैसे कि सिंधियास थे, फिर गायकवाड़ थे, होलकर्स थे और भोसलेस थे। और ये जो चीफ थे दे वर हेल्ड इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा, यानी एक अलायंस, एक क्या बोलते एक संगठन की तरह उन्हें रखा गया था। एंड दिस बिकेम इफेक्टिव विद द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, तो पुणे में इसका बेस बनाया गया था। देन महादजी शिंदिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, तो मराठा बहुत फेमस मराठा सोल्जर्स थे और स्टेट्समैन यानी कि जो अपने स्टेट्स को एडमिनिस्टर करते थे।